नमस्कार दोस्तों। बजट आए हुए लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है इस बजट में कौन से डिपार्टमेंट को बिहार सरकार के सबसे ज्यादा पैसा मिला, किस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा आने वाले पोटेंशियल्स के लिए चीजों में पैसा को आवंटित किया गया है, कहां पे ज्यादा पैसा दिया गया, किस में कम पैसा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन ही जाएगा, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड में बने चाहे फैक्चुअल बेस्ड में बने, क्योंकि बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज के इस वीडियो में कि बिहार बजट 2026 में किस विभाग को मिला है सबसे ज्यादा पैसा, पूरे डिटेल के साथ। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव। करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या है ये पहल, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा में पेश हुआ सरप्लस बजट, यानी कि हम अगर कह सकते हैं कि ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो है बजट नजर आता है। तो बिहार विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश हुआ, जिसमें अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का जो है लक्ष्य रखा गया है। इसकी बात अगर हम करते हैं तो यह बजट जो है महिला सशक्तिकरण, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। लघु उद्यमी यानी कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और औद्योगिक विकास जो है इस पर यह सेंट्रिक नजर आ जाती है। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में पेश हुआ यह सरप्लस बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट, जहां पे 14.88% विकास दर, ग्रोथ दर का अनुमान लगता है। और 7 निश्चय 3 के तहत जो है समृद्धि यानी कि जो प्रॉस्पेरिटी और आसान जीवन पर जोर देता है। हालांकि यह अभी अगर हम बात करें तो घाटे का बजट है, लेकिन स्टिल हम लोग आने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो वेलफेयर स्टेट होगा वो हमेशा जो है समझिएगा कि थोड़ा सा उसका रेवेन्यू डेफिसिट होगा ही होगा। लेकिन कितना होता है रेवेन्यू डेफिसिट, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे देखिए आपका घर क्या है, वेलफेयर स्टेट है। आपके घर में पापा आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ी बोलेंगे जाओ बचपन से कमा के आओ, आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, क्या है तो कि वेलफेयर कर रहे हैं कि बेहतर भविष्य बनेगा। तो वैसे ही भारत जैसा एक वेलफेयर स्टेट है, तो वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बिहार विधानसभा में पेश हुआ सरप्लस बजट, यानी कि अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश हुआ, जिसमें अगले 5 वर्षों में 50 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई है। और अगर 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का इन्वेस्टमेंट का बात कहा गया है। और वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आकार के लिहाज से भले ही बहुत बड़ा नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन व्यय और विवरण की रूपरेखा राज्य के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को काफी हद तक जो है एक अच्छे तरीके से जाहिर करती है। अगर हम बात करें 2026-27 का जो इस बार का बजट है, इसमें उद्योग और रोजगार के भविष्य की एक अच्छी तस्वीर सामने नजर आई है। यानी कि सरकार ने इस योजना में साफ दिखता है कि अगले आने वाले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट तक का, जिसके तहत आपको मैंने कई बार बताया है कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसके बाद आप कह सकते हैं कि जो सीड फंडिंग है, जो आपके स्टार्टअप्स है, उसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा महिला और अति गरीबों के उज्जवल भविष्य को भी आश्वासन करने के लिए यहां पे बात कही गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबका विकास यानी कि युवाओं को लेकर के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 2690 युवाओं को जो ट्रेनिंग यानी कि उनको स्किल को बेहतर करने के लिए दिया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लिए सरकार संकलित है। मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ प्राइवेट और उसको मिला करके। इसके अलावा महिलाओं के लिए जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए जो है इनको दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों के लिए भी यहां पे किया गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे जननायक किसान सम्मान योजना के तहत जो अन्नदाता है किसान, उनको प्रतिवर्ष 3000 रुपए या पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त जो है उनको मिलेगा। हेल्थ के लिए भी हम बात कर सकते हैं तो पीएमसीएच, और अगर हम बात करते हैं आईजीएमएस के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और सुलभ करने की योजना जो है कही जा रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे बिहार पिछड़ता है उसको भी बेहतर करने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा विस्तार तथा पर्यटन और खेलों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाने के लिए सरकार संकलित है। तो ये वो डिपार्टमेंट है जहां पे काफी अच्छा खासा खर्च आने वाले वक्त में होने वाला है। इतना ही नहीं, 7 निश्चय की बात अगर हम करते हैं तो 7 निश्चय 3.2 आपको पता है, जिसके तहत जो है दोगुनी
रोजगार दोगुनी आय, इसके अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को 2030 तक 2x करने की बात कही जा रही है। और अभी जो हाल फिलहाल जो अभी हमारा है उसमें जो है 76,490 जो भी प्रति व्यक्ति आय है इसको 1.5 लाख से ऊपर पहुंचाने की बात कही जा रही है। अगले 5 वर्षों में समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत हम कह सकते हैं कि 5 वर्षों में राज्य में उद्योग लगाने की दिशा पर बेहतर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, BISF की स्थापना और 50 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य है, 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य जो है ये रखा गया है। कृषि में प्रगति, देश की स्मृति के तहत अगर हम लोग बात करते हैं तो कृषि विकास के काम को और आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि किसानों की आय अधिक बढ़ सके। डेयरी और मत्स्य पालन, ताकि जो किसान जो है सरप्लस खेती कर सके जितना उसका है। जैसे मान के चले कि जो नॉर्मल किसानों की आय 2x कैसे होगी, जब तक वो कुछ एक्स्ट्रा आपको कमाई नहीं करेगा तब तक होगी नहीं। तो उस पर जोर दिया जा रहा है जिसमें उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में आदर्श विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। पटना में नई एजुकेशनल सिटी का निर्माण किया जाएगा, एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो यहां पे दी गई है। इसके अलावा सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की बात अगर हम करते हैं तो सुलभ आपके स्वास्थ्य यानी कि प्रखंड स्तर, सामूहिक स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, हेल्थ सेंटर है, उसको ओपन अप किया जा रहा है। और जिला स्तर के अस्पतालों में जो हम कह सकते हैं कि चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सैटेलाइट सिटी का निर्माण करना हो गया, सिविल सिटी का निर्माण, सिविल डिफेंस सिटी का निर्माण करना हुआ। यह सब दिखाता है कि हम लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है एक रिस्पेक्टफुल जीवन जीने के लिए सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत जो है अंतर्गत आधुनिक तकनीक और स्वदेशी प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु कार्य जो है किया जा रहा है। इस प्रकार से प्रमुख विभाग में जो बजट आवंटन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 17.32%, याद रखिएगा 17.32% सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में आपको बजट को आवंटित किया गया है। इसको आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण विकास विभाग में हम कह सकते हैं तो 6.82%। इसके बाद हम स्वास्थ्य में कह सकते हैं कि 6.12%। इसके बाद हम देखते हैं तो गृह विभाग में 5.79, नगर विकास एवं पूर्वाभास विकास में 4.38। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभाग और आवंटन के रूप में देखें तो पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग 1749.44 करोड़। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डेयरी मत्स्य पशु संसाधन में 1915.97, युवा रोजगार एवं जो युवा को कौशल करने के लिए 1379.58, सूचना जनसंपर्क 280। वैसे ही पर्यावरण को भी बचाने के लिए हम लोगों ने 1075.40, मद निषेध उत्पादन के लिए 742.75 और श्रम संसाधन प्रवासी के लिए 371 और विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा के लिए 1003.57 किया है। ऐसे बजट की आकार की बात अगर हम करते हैं तो बिहार का बजट देखिए किस प्रकार से बढ़ा, इस फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं। और बढ़ते बढ़ते अभी तक के अपने सबसे हाई पोजीशन पे बिहार का बजट आ चुका है जो कि लगभग कितना है तो 3,16,895.02 करोड़। वहीं अगर हम बात करते हैं तो समृद्धि की राह पर बिहार कैसे बढ़ेगा, इससे रिलेटेड भी जैसे हम बात करते हो डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, साथ ही साथ ग्लोबल कनेक्टिविटी सेंटर, मेगा टेक सिटी को भी बजट में शामिल किया गया है। सारण जिले के अमनौर में जो फार्मान्यूटिकल्स यानी कि जो आपका समझ हम कह सकते हैं दवाई है उसके रिलेटेड पार्क को विकसित करने की बात कही गई है। बंद पड़ी जो चीनी मिल है उसको बेहतर तरीके से बेहतर करने की बात कही गई है। और कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे 3 जिलों में होंगी। डिजिटल तारामंडल का निर्माण अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत गया जी में फेज 2 में विकसित किया जाएगा। पटना जिले के फतुआ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और फिनटेक सिटी की स्थापना होगी नई आपका इस टाइप से। और उद्योग स्थिति करने के लिए राज्य में 20 जिलों में 13,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण जो है इसके तहत किया गया है। रुपए में पैसे कहां से आते हैं इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बनाया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसा आता कहां से, तो 1 रुपए के हिसाब से समझिए कि अगर बिहार की आबादी जो है, बिहार की जो आमदनी है, बिहार की जो इनकम है 1 रुपए है, तो उस 1 रुपए में समझ लीजिए आप सबसे ज्यादा पैसा जो बिहार को आता है केंद्रीय करों में 45 पैसा, लगभग मान के चलिए 45.5 पैसा आपको केंद्रीय कर से आता है। दूसरा सबसे ज्यादा पैसा आता है राज्य के कर राजस्व से
तीसरा आता है केंद्र से सहायता ग्रांट के रूप में, और चौथा आता है केंद्र से सहायता ग्रांट के रूप में। इसके अलावा राज्य का कर विभिन्न 2.70, लोक ऋण से 17.81, और अगर हम बात करते हैं ऋण से वसूली, अच्छा लोक ऋण से भी यानी कि लोन से भी 17.81, जो कि बिहार को यहां से पैसा आता है। बिहार से पैसा जाता का है, खर्च बिहार कहां पे करता है, तो सबसे ज्यादा बिहार खर्च करता है जो हमारे सोशल वर्क है उसमें करता है, इकोनॉमिक सर्विस में करता है, सामाजिक सेवाओं में करता है, सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाएं जो होती है उसमें बिहार खर्च कर रहा है। फिर ऋण और पेंशन में भी करता है, सहायता और अनुदान में करता है, और लोक ऋण की वापसी में भी जो ऋण लिया है, लोन लिया, उसमें भी इतना खर्च होता है। तो इतना सब कुछ आपको बिहार में होता हुआ नजर आता है। तो अगर आप भी एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के साथ जाकर के एग्जाम को क्लियर करके, बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करके इस प्रकार के बजट में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और बीपीएससी एग्जाम अगर आप क्लियर करके इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा आप सभी लोगों के लिए, आपको फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के रिलेवेंट है। आप सभी लोगों को बताते चले कि याद रखिएगा सारे बच्चे कि आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि हमेशा जब भी आप तैयारी करें तो इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि आपकी फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिना फाउंडेशन स्ट्रांग हुए आपकी तैयारी मजबूत नहीं हो सकती है। चाहे कितनी भी बड़ी आप इमारत बना ले, लेकिन फाउंडेशन मजबूत है तो ऊंची से ऊंची इमारत बन सकती है, और फाउंडेशन कमजोर है तो एक मंजिला इमारत भी ढह जाएगी। तो आपके फाउंडेशन को मजबूत करना जरूरी है, और इसीलिए आपके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हम 750 प्लस टॉपिक्स को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में फाउंडेशन तरीके से कराएंगे। हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट प्रदान करते हैं, सिर्फ बोल के नहीं। हमारे कोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो आपको डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू बैच नजर आता है, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स नजर आता है, डे 1 से आपको 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस नजर आता है। इसके अलावा एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स नजर आता है, 7 किताबों का सेट आपके घर तक, और हम आपका 7 से प्रीलिम्स नहीं आपके सिलेक्शन तक देंगे। इसलिए आपके प्रीलिम्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद इसी बैच में, क्योंकि आप फाउंडेशन कंप्लीट है, तो हम आपको 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच इसमें देते हैं। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, और इसके साथ साथ ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी, ये सब कुछ आपको इसमें मुहैया करा दिया जाता है। मेरे भाई, कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स जो है क्यों रुकता है? तो इसके पीछे का कारण है, आपके प्रीलिम्स रुकने के पीछे का कारण कि आपने अभी तक प्रीलिम्स प्रैक्टिस नहीं किया है, सारे टॉपिक्स को आपने कवर अप नहीं किया है, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है, आपके पास कोई रिवीजन प्लान नहीं है। लेकिन हम लोग हमारे बैच में किसी भी टॉपिक को कराते हैं, उसका क्लास कंप्लीट कराते हैं, उसका प्रीलिम्स प्रैक्टिस कराते हैं, मेंस प्रैक्टिस कराते हैं, और रिवीजन प्लान भी आपको देते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता है। मेरे भाई, अगर इतना ही हम लोग बात करते हैं, अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो ये मेरा मेल आईडी है, आप चाहें तो ये मेरा मेल आईडी, इस मेल आईडी पे भी आप मेल कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि आप मेरा अपना नाम नंबर लिख दीजिएगा, और जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज माय डायरेक्टली मेल आईडी। बाकी अगर आप चाहें तो हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं खुद से, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद बिहार PSC RM 19.0 पे जाएंगे। इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे जाने के बाद आप ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाएंगे 13,999 में कोर्स आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है इसको आप चुन लीजिएगा, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चुनने के बाद याद रखिएगा आदि लाइव कोड को लगा के ही आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। याद रखना है ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए तो आप डायरेक्टली जो है मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।